सो नाउ लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन दैट वी लेफ्ट इन द लास्ट क्लास. तो एक बार आप लोग बताइए कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड द एक्सप्रेशंस ऑफ EX, EY, HX, HY फ्रॉम HZ. तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोगों ने ये कैलकुलेशन कर रखी है ऑलरेडी, ताकि ये कैलकुलेशन मैं करना स्टार्ट करूं. ठीक है, तो आई होप सब लोगों ने ये कैलकुलेशन कर रखी होगी. सो लेट मी ऑल्सो गिव यू द कैलकुलेशन फॉर इट. ओके, चलो करते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं. तो आई होप ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था. अच्छा, इसको याद करने का मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कि आपको ये याद कैसे रखना है. सो वी वर डिस्कसिंग द फील्ड कैलकुलेशन इन टी मोड. ओके, फॉर टी मोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टीई मोड, अब देखना ज़रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बाद का जो भी एनालिसिस है वो मैं आपको याद करवाता हूँ कि आप उसको याद कैसे रखेंगे. देखो, तो देखो टीई मोड में आपको ये तो पता है कि आपका EZ क्या आने वाला है, 0. सो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट विद योर HZ. HZ will become H0 cos m pi by a into x into cos n pi by b into y e to the power minus j बीटा बार z. ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने याद कर रखा है. तो अब देखो यहाँ पे आपको याद कैसे रखना. आपने फिजिक्स की एक काफ़ी अच्छी बुक पढ़ी होगी कभी ना कभी, दैट इज़ योर HC वर्मा, है ना. तो ये बुक होपफुली सब लोगों ने पढ़ी होगी. तो आगे से देखो, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स ले लेना और इनको रिलेट कर लेना कि h के साथ हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, cos. तो बस आपको h वाला याद रखना है, बाकी दोनों एक्सप्रेशन आपको ऐसे याद रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट TM मोड, so in case of TM mode you do not have to remember anything because in case of TM mode your HZ becomes 0. TM mode में हमेशा क्या होता है, in case of TM mode your HZ by default becomes 0. So if HZ is already 0, which means you do not have to remember this HC which is I have given there. But in case of TE mode में आपको पता है कि EZ आपका क्या हो जाएगा, 0. तो अगर TE मोड में EZ आपका 0 हो गया, सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली अबाउट HZ. और HZ के लिए याद करने का ये एक शॉर्टकट आप याद कर सकते हो, दैट वेन एवर यू विल राइट HZ एक्सप्रेशन बोथ द एक्सप्रेशन विल बी इन कॉस, और दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट दोनों किस में आ जाएंगे, साइन में. सो इन केस ऑफ TM मोड यू विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम EZ because HZ is 0. So in case of EZ both the terms will be in sin, and in case of HZ both the terms will be in cos. तो एक छोटा सा लॉजिक लगा के आप इसको आगे से याद रख सकते हो, क्योंकि आगे आपको ये एक्सप्रेशंस याद रखने पड़ेंगे और कंपैरिजन भी करना पड़ेगा. अब देखो, एक एक्सप्रेशन आपने लिख लिया, तो बाकी के एक्सप्रेशंस आई होप आप डायरेक्टली लिख पा रहे होगे. तो वो एक्सप्रेशंस भी मैं लिख देता हूँ. थोड़ा सा स्क्रीन हैंग होगी, बट आप ये मैच कर लेना कि वेदर यू आर गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन और नॉट. So it is coming out to be j omega h square. ये याद करने की ज़रूरत नहीं, and I think we have already developed the relation between them. तो वो relation भी मैं अब दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है. तो वो relation भी हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, बट आई होप कि हम ये पूरा का पूरा ऑलरेडी डिराइव कर चुके होंगे. साइन n पाई बाई बी इंटू वाई, जस्ट एक सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें. ई वाई विल बिकम माइनस जे ओमेगा म्यू अपॉन h स्क्वायर h नॉट m पाई बाई a साइन m पाई बाई ए एक्स cos n pi by by e to the power minus j beta bar z. Similarly for hx will be j beta bar upon h square h naught m pi by a sin m pi by a into x into cos n pi by b into y e to the power minus j beta bar z. ये देखो, पूरा एक्सप्रेशन आपको मैं याद रखने के लिए इसलिए इनकरेज करता हूँ, वो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में भी समझ आएगा. मतलब एक HZ वाला याद रखो, बाकी आपको मैट्रिक्स में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए. इसीलिए मैं इसी एंड पे लाके आपको हमेशा दोनों क्लासेस मैंने ख़त्म की, ताकि ये आप घर पे खुद से एक बार इसको कैलकुलेट करके रिवाइज कर पाएँ. m पाई बाई ए इंटू एक्स साइन
ई टू द पावर माइनस जे बीटा बार जेड। ठीक है, तो एक बार ये चेक कर लो है अगर आप लोगों का सेम आंसर आ रहा है। सो आई होप एवरीवन हैज कैलकुलेटेड दिस एक्सप्रेशन एंड इट वाज वेरी इजी टू कैलकुलेट। रही बात इसके मैट्रिक्स की, तो इसका मैट्रिक्स ऑलरेडी लास्ट क्लास में लिख लिया था। सो जस्ट आपको डिफ्रेंशिएट करना था, डिफ्रेंशिएट करके सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज कैलकुलेट करनी थी। तो आई थिंक सब लोगों ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इसके फील्ड पैटर्न पे। तो सम इंपॉर्टेंट नोट। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट द मोड। तो मोड की डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। जस्ट लेट मी सी द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मोड। अगेन लेट मी टॉक अबाउट दिस TE00, लेट मी टॉक अबाउट दिस TE-M0 एंड लेट मी टॉक अबाउट दिस TE0N। तो देखो फिर से वही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सारी की सारी फील्ड्स आपने लिखी है, दीज फील्ड्स आर रिटन फॉर TE मोड। ओके, so these fields are written for TE mode. TE mode means your EZ expression will always be 0, but HZ will not be 0. So since you have written it for TE mode, तो यहाँ पे देखो हर एक M और N की वैल्यूज के लिए कुछ सर्टेन फील्ड पैटर्न्स आएंगे। सपोज यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ M और N एज 1 and 2। M को 1 रखा आपने, N को 2 रखा। सो देर विल बी सर्टेन HZ, HX, HY, सर्टेन EX, EY। इन सारी के सारे कॉम्प्लेक्स फील्ड को अगर आप कंबाइन करके बनाओगे सो यू विल गेट अ वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न विच इज कॉल्ड एज अ मोड। फिर आपने M और N की दूसरी वैल्यू पुट करी, सो अगेन यू विल गेट सर्टेन वैल्यूज ऑफ EX, EY, HX, HY, HZ एंड दैट कॉम्प्लेक्स फील्ड पैटर्न इज कॉल्ड एज योर मोड। देयर विल ऑल्सो बी द मोड विल बी इन डिस्क्रीट फॉर्मेट बिकॉज M और N की वैल्यू आपकी डिस्क्रीट है। तो जब ये डिस्क्रीट वैल्यूज आप चेंज करोगे देयर विल बी डिस्क्रीट चेंजेस इन दीज फील्ड लाइन्स or the field distribution and ultimately the complex pattern or the complex distribution that you are going to get is called as a mode। तो वही हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर हम लोग TE00 रखते हैं यहाँ पे, M भी 0 N भी 0, तो वहाँ पे मुझे ये बताना है कि उस केस में क्या कोई भी फील्ड एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो आप चेक करके देखिए, इफ़ यू आर पुटिंग M ऑल्सो इक्वल टू 0, N ऑल्सो इक्वल टू 0, उस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ HZ बचेगा नॉन जीरो। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ N पे डिपेंडेंसी, M पे डिपेंडेंसी, M पे डिपेंडेंसी, N पे डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये सारे ही 0 हो जाएंगे इस केस में एक्सेप्ट HZ। ठीक है, सिर्फ HZ आपका नॉन जीरो रहेगा। बट यू नो दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो भी आपके स्पेस एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द स्पेस एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये HZ अभी आपको नॉन जीरो दिख ही रहा है, बट थोड़ी देर में ये HZ खुद ब खुद जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका जो काउंटर पार्ट था वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करे। ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर गोइंग टू बी जीरो। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये देखो सारे के सारे स्पेस एज वेल एज टाइम वेरिंग बनेंगे अल्टीमेटली। So you can say that the existence of the magnetic field which is both space as well as time varying cannot be ensured alone। तो ये हम लोगों ने, अगर आपको याद हो EM वेव थ्योरी में जो सबसे पहला टॉपिक किया था उसमें यही 3 केसेस हम लोगों ने निकाल के देखे थे कि दैट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी बोथ स्पेस एंड टाइम वेरिंग इट हैज टू को एग्जिस्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑल्सो स्पेस एंड टाइम वेरिंग फॉर्मेट। तो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर स्पेस और टाइम दोनों के साथ साइमल्टेनियसली वेरी कर रही है तो वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दिस वाज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट वी डेवलप्ड इन EM वेव प्रोपगेशन। अगर कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब सिर्फ स्पेस का फंक्शन है, तो वो अकेले एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या कोई स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है इट कैन एग्जिस्ट अलोन विदाउट एक्चुअली द स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। या सिर्फ अगर टाइम वेरिंग की बात करोगे तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है बिना टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के एंड वाइस वर्सा। बट अगर आपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेस और टाइम दोनों के साथ वेरी करा दिया देन देयर कैन नॉट बी अ को एग्जिस्टेंस अलोन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बाय द सेम लॉजिक वी कैन से दैट इवन इफ मैथमेटिकली इट इज लुकिंग लाइक दैट योर HZ शुड नॉट बी इक्वल टू 0 विच इज क्वाइट एविडेंट, क्योंकि M 0 रखोगे N 0 रखोगे तो उस केस में ये क्वांटिटी 0 तो नहीं है, बट स्टिल बाय द लॉजिक ऑफ द EM वेव दैट वी डिस्कस्ड थोड़ी देर में आप बोल पाएंगे कि दिस HZ भी होगा, ये क्या हो जाएगा 0, या अल्टीमेटली आप बोलेंगे कि देयर विल नॉट बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। तो ऐसा कोई फील्ड पैटर्न आपको मिलेगा नहीं। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन एग्जिस्टिंग फील्ड पैटर्न और मोड। ठीक है, तो ये इसमें देखो जो आप TE मोड पढ़ रहे हो ना इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें फील्ड लाइंस भी उतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं हुई बिकॉज वी हैव टू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन फॉर डिफरेंट फील्ड्स। यहाँ पे देखो HZ के लिए डायरेक्टली नहीं लगाता, अगर आपको कल की क्लास याद हो तो डिफरेंशिएट करके हमें EX और EY के लिए लगाना पड़ा। एक प्रॉब्लम तो वहाँ पे आई थी। सेकंड प्रॉब्लम TE00 को नॉन एग्जिस्टेंट बताने के लिए भी थोड़ा सा हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप ऐसा मत बोलना कि TE00 में सारी फील्ड्स इमीडिएटली वैनिश हो जाती हैं, सारी फील्ड्स इमीडिएटली वैनिश नहीं होती, HZ बचा रहता है जो थोड़ी देर के बाद आपका 0 हो जाता है।
ठीक है, अब इस पे देखते हैं टी एम जीरो पे। सो टी एम जीरो पे इफ यू टॉक अबाउट एच जेड तो जीरो होगा नहीं, और जितने एन वाले होंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो देखो एक तो ये जीरो पे चला जाएगा, एक ये जीरो पे चला जाएगा। उसके अलावा आप वैल्यूज इसमें पुट करके देखना, आपका एच जेड ई और वाई मतलब आपके स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉन जीरो रहेंगे। जैसे मान लो ये तो नॉन जीरो था ही, साथ में अगर आप देखोगे तो ई वाई भी नॉन जीरो रहेगा और एच एक्स भी नॉन जीरो रहेगा। तो ये दोनों आपके हमेशा कैसे रहेंगे, नॉन जीरो। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एच जेड अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ एक स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो आप बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर मोड विल एग्जिस्ट, दैट विल बी एग्जिस्टिंग मोड। इसके बारे में भी क्या बोलेंगे, दिस विल ऑल्सो बी एग्जिस्टिंग मोड। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इन जनरल इन टी एम एन all these modes will be existing in nature except the condition when m equal to n equal to 0। बाकी सारे मोड्स आपके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द existing or non-existing mode। So in case of TM, both M and N simultaneously zero, and any one of them was zero was forbidden। In this case, only simultaneous M or N becomes zero, that particular case is forbidden। यहाँ पे M और N दोनों जीरो हो जाएं, सिर्फ वो केस फॉरबिड कर रखा है। वहाँ पे कोई भी एक अकेला भी जीरो हो जाता तो भी वो मोड आपका नॉन एग्जिस्टेंस आ रहा था। तो अगर TE-TM मोड की बात करें तो हम लोग अगर देखें जो TM-MN मोड था आपका और जो आपका TE-MN मोड था, ठीक है, तो इसमें ये सारे के सारे नॉन एग्जिस्टेंट थे आपके। TM00, TM-M0, TM0, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ TE00 ये आपके नॉन एग्जिस्टेंट मोड्स हैं। दीज आर नॉन एग्जिस्टिंग मोड्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक बार यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म करो। फिर इसके बाद का जो डिस्कशन है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। अभी तक का भी डिस्कशन इजी था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट, वी कंक्लूडेड ऑल द थिंग्स वेरी स्मूथली। आफ्टर दैट ऑल्सो द डिस्कशन विल बी very easy and very important because all the discussions after that will be converted into numericals। तो इसके बाद जो आएंगे वो न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट होंगे। इसके पहले वाले पे कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे उस पर भी हमें डिस्कशन करना है, बट उसके लिए एक बार ये आगे का पूरा लॉजिक हमको समझ में आना चाहिए, दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्रोपगेशन ऑफ अ मोड। ठीक है, तो एक बार ये कंफर्म करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। समझ आ गया सबको? चलो देखते हैं। अब देखो क्या मतलब होता है प्रोपगेशन ऑफ अ मोड का, इसको काफ़ी ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या होता है। तो देखो दो तरीके के मोड अभी तक आपने डिस्कस किए। आपने बोले देयर माइट बी सम नॉन एग्जिस्टिंग मोड्स, ओके, एंड देयर विल बी सम एग्जिस्टिंग मोड। अच्छा, पहले तो मोड का मतलब बता दो। मोड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? What do you understand by mode? Mode का मतलब there will be certain electromagnetic field pattern present inside the waveguide depending upon the values of m and n। m और n की वैल्यू जैसे वेरी करोगे उसके हिसाब से कुछ certain electromagnetic field patterns आएंगे, that is called as mode। Then for certain values of m and n there might be some non-existing mode and there might be some existing mode। अब देखो ये existing mode में भी दो तरीके की कैटेगरी आती है कि मोड अगर एग्जिस्ट कर रहा है then it can be a propagating mode or a non-propagating mode or a non-propagating mode। ओके, तो नॉन प्रोपगेटिंग मोड और प्रोपगेटिंग मोड का मतलब होता है जब भी हम लोग प्रोपगेशन की बात करते हैं, प्रोपगेशन बाय डिफॉल्ट मींस द प्रोपगेशन अलोंग द गाइडेड एक्सिस। अगर मोड आपका नॉन एग्जिस्टिंग हो गया तब तो कोई बात ही नहीं होगी, बट जो मोड एग्जिस्ट करते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे मोड्स गाइडेड एक्सिस के लॉन्ग आपके ट्रैवल कर जाएं। किसी भी मोड को गाइडेड एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए द डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड ऑफर अ सर्टेन बीटा बार so that the certain beta bar results in the propagation of that particular wave। For example, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखो e to the power आपने लिख रखा माइनस जे बीटा बार z। So you know that this particular e to the power minus j beta bar z will take the form of a traveling wave only when your e to the power j beta bar z
इज अटैच्ड विद ई टू द पावर जे ओमेगा टी। तो अगर मैं इसमें ई टू द पावर जे ओमेगा टी अटैच कर दूं तो ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड विल गिव यू द फॉर्मेट ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए, फिर आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछता हूँ, पहले आप उसके आंसर बता दो, फिर हम लोग वन बाय वन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ चलो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन एग्जिस्टिंग मोड। तो नॉन एग्जिस्टिंग मोड का मतलब क्या हो गया, TM00, मतलब जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जितने भी फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, दे एक्चुअली आर गोइंग टू बी जीरो। ऑल द फील्ड पैटर्न्स, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर बेसिकली कन्वर्टिंग देमसेल्व्स टू अ जीरो वैल्यू। इसका मतलब कोई भी फील्ड पैटर्न आपको वेवगाइड के अंदर दिख ही नहीं रहा है। फिर बात आती है एग्जिस्टिंग मोड की। एग्जिस्टिंग मोड मीन्स द फील्ड पैटर्न्स विल बी नॉन जीरो फॉर श्योर। इफ द फील्ड पैटर्न्स आर नॉन जीरो इन दैट पर्टिकुलर केस, फिर उसके बाद आपका केस आएगा कि उसमें से कौन सा फील्ड पैटर्न आपका प्रोपगेटिंग होगा, कौन सा फील्ड पैटर्न नॉन प्रोपगेटिंग मोड में होगा। क्या यहाँ तक सारी बातें सबको क्लियर है? तो मैं आगे आपको समझाता हूँ, और आगे का डिस्कशन यार काफी ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे ये है आपका TE मोड, इसको यार काफी ध्यान से आप लोग समझ लो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए तो देखो मैंने इसको कैसे लिख दिया, इसको मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि EZ में मुझे याद था, H नहीं आ रहा है। अगर H आ रहा होता तो मैं HC वर्मा याद रखता और H से दोनों टर्म्स कॉस कॉस को लिख देता, बट यहाँ पे EZ था, दैट इज आई हैव रिटन बोथ द टर्म्स एज साइन साइन, ये हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपको ये बात तो यहाँ से समझ आ रही होगी कि ये जो आपने यहाँ पे टर्म लिखा हुआ, दिस पर्टिकुलर टर्म n पाई बाई बी इंटू वाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। दिस पर्टिकुलर टर्म इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ व्हाट, देखिए ये z कॉम्पोनेंट था बट इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यस और नो। देखो ना, ये स्पेस का फंक्शन तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्स वाई जेड, ये स्पेस का फंक्शन। तो एक्चुअली आपने क्या लिख रखा है, दिस इज समथिंग विच यू हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ फेजर। तो इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ये फेजर रिप्रेजेंटेशन आपने लिख रखा है। अब फेजर से अगर आपको अपने वेक्टर पे जाना होता है तो आप वेक्टर पे कैसे जाते हैं, देखिए जरा इस बात को। यहां से अगर आप वेक्टर पे जाओगे तो आप टाइम वाला टर्म इसमें अटैच करेंगे। So once you are going to attach the time term in this, you will get sin n pi by into x sin n pi by b into y e to the power j omega t माइनस बीटा बार जेड, है ना। j ओमेगा टी वाला टर्म आप अटैच करोगे, और ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज रिजल्टिंग इन व्हाट, अ ट्रैवलिंग वेव फॉर्मेट along z axis, ट्रैवलिंग वेव along z एक्सिस और along गाइडेड एक्सिस। बाकी ये दोनों तो आपको पता है कि ये दोनों स्टैंडिंग वेव देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो दिस इज स्टैंडिंग वेव along x एक्सिस, दिस इज स्टैंडिंग वेव along y एक्सिस। तो पहले तो बताओ यहाँ से यहाँ का ट्रांजिशन कितने लोग समझ पा रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टर्म टू दिस टर्म। बिल्कुल समझ आ रहा है ना, बहुत ध्यान से समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टिल मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। दिस इज योर फेजर फॉर्मेट, ये आपने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था। फिर आपने बोला कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आता हूँ तो जस्ट मुझे टाइम वाला टर्म इंट्रोड्यूस करना है। नाउ दिस विल बी द ट्रैवलिंग वेव फॉर्मेट अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो असल में अब आपने क्या बना दिया, ये जो एक्सप्रेशन है ये अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे आपको ट्रैवल करता हुआ दिखना चाहिए, विच मीन्स दिस पर्टिकुलर वेव विल नॉट ट्रैवल आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस। तो इसका जो पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्टैंडिंग वेव, वाई एक्सिस के लॉन्ग स्टैंडिंग वेव और जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रोपगेशन। तो आप ऐसे समझो कि आपके दो स्टैंडिंग वेव्स हैं जो आपके किसी सर्टेन डायरेक्शन में प्रोपगेट करते जा रहे हैं। तो देखो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप ये वाली डायरेक्शन जो प्लेन के अंदर, जो स्क्रीन के अंदर जा रही है, वो कौन सी डायरेक्शन है, दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन यू कैन अज्यूम इट एज योर जेड डायरेक्शन। तो आपका देखो ये ऊपर और नीचे एक स्टैंडिंग वेव रहेगा, लेफ्ट और राइट में एक स्टैंडिंग वेव रहेगा, और ये पूरा का पूरा स्टैंडिंग वेव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल करता जाएगा। तो ये फील्ड पैटर्न भी हम लोग बनाएंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पर थोड़ा बहुत विजुअलाइज जितना कर पाओ उतना करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपने पूरा का पूरा बोल दिया कि ये मेरा ट्रैवलिंग वेव की तरह काम करेगा, दैट इज समथिंग विच वी आर श्योर अबाउट। तो देखो यहाँ पे यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, तो एक बार बताना, फिर इसके आगे का डिस्कशन मैं आपको बताता हूँ। ये तो सब लोग समझ गए ना कि ये हम लोग पूरा का पूरा असल में फेजर में डील करते हैं, क्योंकि टाइम वाला टर्म हम कभी भी लगा सकते हैं या हटा सकते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम हार्मोनिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो टाइम हार्मोनिक नेचर की वजह से ये जे ओमेगा टी वाला जब हम चाहे लगा दें, जब हम चाहे हटा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट उससे ये बात पता चल रही कि ये वाला जो टर्म है इट विल गिव मी अ ट्रैवलिंग वेव
along the z एक्सिस। ठीक है, समझ आ गया सबको? ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से नोटिस करिए। इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि ये जो भी आपने EZ लिखा हुआ है ये हमेशा प्रोपागेट करता रहेगा along द गाइडेड एक्सिस, या हमेशा along द गाइडेड एक्सिस ट्रैवल करता रहेगा। बट देखो वो ट्रैवल तो तभी तक करेगा ना जब ये ट्रैवलिंग वेव का फॉर्मेट जस्टिफाई होगा, विच इज ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड। ठीक है, बाय द वे देखो यहाँ पे, बाय द वे देखना, अगर ये जो बीटा बार आप यहाँ पे लिख रहे हो, द बीटा बार दैट यू हैव रिटन इट हियर, अगर ये आपका रियल है, देखना इस बात को, अगर ये बीटा बार रियल है इसका मतलब ये जे वाला टर्म बाहर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। बीटा बार रियल, जेड रियल, तो ये e टू द पावर माइनस जे बीटा बार विल बी अ कॉम्प्लेक्स टर्म। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले टर्म की, देखना सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वाला टर्म हमेशा कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स। तो जब भी आप इसमें e टू द पावर जे ओमेगा टी डालोगे तो ये हमेशा एक ट्रैवलिंग वेव अलॉन्ग जेड एक्सिस का फॉर्मेट ले लेगा। बट बाय द वे अगर मान लो ये बीटा बार आपका हो जाता प्योरली इमेजिनरी, अगर बीटा बार प्योरली इमेजिनरी होता तो एक जे वहां से भी आता, ये जे और ये जे आपस में मिक्स होते और ये क्वांटिटी पूरी बन जाती रियल। अगर ये क्वांटिटी पूरी रियल बन जाती फिर आप मुझे बताना क्या e टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड का फॉर्मेट बनता? उस केस में कभी भी e टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड का फॉर्मेट नहीं बनता। सो यू कुड हैव नेवर गॉट द प्रोपागेटिंग वेव अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो एक एक करके समझना मेरी बात को, मैं क्या क्या आपको समझा रहा हूँ। चलिए, तो अभी तक का जो डिस्कशन हुआ उसमें मैं सारी चीज़ें समराइज करता हूँ वन बाय वन, बट पहले मेरे एक दो क्वेश्चंस का आंसर दे दो कि कितने लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर मैं टाइम वाला टर्म डालता तो मुझे एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्टैंडिंग वेव, वाई एक्सिस के लॉन्ग स्टैंडिंग वेव और जेड एक्सिस के लॉन्ग मुझे क्या मिल रहा होता है, एक ट्रैवलिंग वेव। समझ आ गया ये पॉइंट सबको? ठीक है, ये वाला समझ में आया? फिर आगे चलते हैं। ठीक है, पहले इतना बेसिक समझ लो, फिर इसके आगे मैं समझाता हूँ आपको। ये पॉइंट सब लोग समझ गए? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ टीएम मोड पे। सिमिलरली टीएम मोड पे भी आते हैं। इन केस ऑफ टीएम मोड यू हैव रिटन x, y, z इक्वल टू, यहाँ पे HC वर्मा वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना, तो cos m पाई बाई a इंटू एक्स इंटू कॉस n पाई बाई b इंटू वाई e टू द पावर माइनस j बीटा बार z। यहाँ पे भी सेम लॉजिक से क्या करते हैं, x, y, z, t, this will give us h naught cos m pi by a into x into cos n pi by into y e to the power j omega t माइनस बीटा बार z। यहाँ पे भी देखो वही लॉजिक जस्टिफाई हो जाएगा कि अगर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बीटा बार अगर रियल होता है देन ओनली दिस विल रिजल्ट इन द ट्रैवलिंग वेव फॉर्मेट, ट्रैवलिंग वेव अलॉन्ग द जेड एक्सिस। और ये दोनों तो आपको पता है कि क्या दे रहे होंगे, दे विल बी गिविंग यू द स्टैंडिंग वेव्स, है ना। तो आपको पता है जब तक ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा जेड माइनस के डॉट आर इस टाइप का फॉर्मेट नहीं मिलता है तब तक आप उसको स्टैंडिंग वेव की तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें देखनी चाहिए, देयर विल बी वन स्टैंडिंग वेव इन एक्स, वन स्टैंडिंग वेव इन वाई, और वो दोनों स्टैंडिंग वेव जेड डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली ट्रैवल करती हुई जा रही हूँ। तो इसका विजुअलाइजेशन बाद में थोड़ा और बेटर करेंगे, बट अभी के लिए मैथमेटिकली इसको समझिए। चलो, अगर ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और वो क्वेश्चन का बहुत सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। चलो, दोनों ही केसेस में टी और टी एम की बात मैं साइमल्टेनियसली करूँगा। चलो, सपोज मैं m की वैल्यू ले लेता हूँ 3, n की वैल्यू ले लेता हूँ 2। एक एक करके आंसर सब लोग कमेंट सेक्शन में देते रहेंगे। यहाँ पे भी सेम ले लेते हैं, यहाँ पे भी सेम लेता हूँ m इक्वल टू 2। तो आपको देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये हमेशा आप फील भी रखोगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है और क्वेश्चन बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। चलो, मैंने यहाँ पे भी लिया m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 2, यहाँ पे भी m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 2 ले लो, या उल्टा भी ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये मैं ले लिया। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, if I have taken the m equal to 3 and n equal to 2, in that case, in case of TE mode and in case of TM mode, whether the mode TM32 or TE32 will they be existing or not। मतलब HZ अगर मैंने ऐसा ले रखा है, देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा ले रखा है m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 2, तो ये EZ की वजह से जो बाकी कॉम्पोनेंट्स आएंगे EX, EY, HX, HY,
वो सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और इन शॉर्ट वेदर T32 मोड विल एग्जिस्ट और नॉट। बस आंसर करते जाओ, अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एग्जिस्ट हो जाएगा, बोलो, कर जाएगा एग्जिस्ट। मोड मतलब एग्जिस्ट करके आपका, ठीक है, इस बात से तो सब लोग अग्री कर रहे हैं। सो एवरीवन अग्रीज विद दिस फैक्ट कि ये पर्टिकुलर मोड वेवगाइड के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर मैं m को 3 लेता, n इक्वल टू 2 लेता, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो hz है और इसके अलावा जो भी फील्ड्स हैं ex, ey, hx, hy विल दे बी एग्जिस्टिंग और नॉट। और इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या TM32 मोड एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो आप बोलोगे एग्जिस्ट कर जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। मोड एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? मोड एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्टैंडिंग वेव 100% बन चुकी है, वाई एक्सिस के लॉन्ग स्टैंडिंग वेव 100% बन चुकी है। यही तो है मोड एग्जिस्ट करने का मतलब। तो मोड एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ, क्योंकि आपका अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम और एन की वैल्यू पे डिपेंडेंट कौन है? सिर्फ ये वाले पैरामीटर्स, स्टैंडिंग वेव वाले। लुक इट क्लोजली, अगर आप क्लोजली देखोगे तो एम और एन की वैल्यू से फर्क किस पे पड़ रहा है? इन पैटर्न्स पे, स्टैंडिंग वेव वाले पैटर्न्स पे आपके फर्क पड़ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी एम और एन की वैल्यू से किस पे फर्क पड़ रहा है? स्टैंडिंग वेव वाले पैटर्न्स पे फर्क पड़ रहा है। मतलब अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एम और एन की वैल्यू के लिए बोलते हो कि वो मोड एग्जिस्ट कर रहा है, विच मीन्स यू आर वेरी श्योर दैट द स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज गोइंग टू एग्जिस्ट along एक्स एक्सिस एंड along वाई एक्सिस। इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। अगर आप ये बोलते हैं दैट अ सर्टेन मोड इज एग्जिस्टिंग, विच मीन्स इट इज वेरी वेरी श्योर दैट द स्टैंडिंग वेव्स along the x axis and along the y axis will exist। ये तो पक्की बात है, चेक करके बताते रहो। अगर आपने बोल दिया कि TM32 मोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो TM32 मोड एग्जिस्ट करने का मतलब है कि m इक्वल टू 3 पे और n इक्वल टू 2 पे जो रिस्पेक्टिव x एंड y वाले कॉम्पोनेंट्स हैं वो नॉन जीरो आ रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं स्टैंडिंग वेव along x एक्सिस एंड along y एक्सिस हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये भी सब लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, ये तो आपने बोल दिया कि x और y में स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करेगा। अब जो मोड एग्जिस्ट कर रहा है x और y में, क्या वो प्रोपागेट करेगा या नहीं करेगा z एक्सिस के लॉन्ग? क्या वो z एक्सिस के लॉन्ग प्रोपागेट करेगा या नहीं करेगा? ये किस बात पे डिपेंड करेगा? तो देखो, प्रोपागेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा वाला टर्म है? ये वाला। प्रोपागेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा वाला टर्म था? ये वाला। तो आप कहानी समझिए इस बात को ध्यान से कि जब भी आप बोलते हैं दैट T32 इज एग्जिस्टिंग, विच मीन्स द m इज इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 2 इज लीडिंग द वैल्यूज ऑफ cos m pi by a इंटू एक्स और cos n pi by b इंटू वाई, तो स्टैंडिंग वेव वाला जो पैटर्न है वो आप बोल सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा। अब वो z एक्सिस के लॉन्ग प्रोपागेट करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? बीटा बार पे। तो आप मुझे बताइए, किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग मोड को ट्रैवल कराने के लिए या प्रोपागेटिंग एक्सिस के अलोंग मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा वाला फैक्टर है? इज इट नॉट द बीटा बार विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? बिल्कुल सही बात है। और इस साथ में बीटा बार का रियल होना भी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर बीटा बार रियल हुआ तो ये टर्म आपको कैसा मिलेगा? जे बीटा बार जेड आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स या प्योरली इमेजिनरी। तब जब इसमें ई टू द पावर जे ओमेगा टी आके मल्टीप्लाई होगा तो जे दोनों में से कॉमन होकर बाहर आ जाएगा और अंदर एक ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड का एक ट्रैवलिंग वेव का फॉर्मेट डेवलप हो जाएगा। फिर आप बोल सकते हैं यस माई दिस पर्टिकुलर मोड विल बी ट्रैवलिंग अलोंग द प्रोपागेटिंग एक्सिस। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फील करिए, थोड़ा सा दिमाग में बिठाइए। हालांकि इसको विजुअलाइज कर पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब हम लोग फील्ड भी प्लॉट करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कितनी मुश्किल से फील्ड यहाँ पे प्लॉट हो पाएंगी। तो जस्ट इसको थोड़ा सा लेमैन तरीके से आपको विजुअलाइज करना होगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग स्टैंडिंग वेव कौन बना देगा? ये एम और एन मिलके बना देंगे। अब ये एग्जिस्टिंग की तो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अंदर फील्ड तो मैं एग्जिस्ट करा रहा हूँ, बाकी उस फील्ड को गाइडेड एक्सिस के लॉन्ग लेके जाना अप टू डेस्टिनेशन, ये किसकी जिम्मेदारी है? बीटा बार की जिम्मेदारी है। इफ योर बीटा बार बिकम्स रियल तो ये वाला टर्म आपका हमेशा बनेगा प्योरली इमेजिनरी। फिर जब जे ओमेगा टी इसमें अटैच करोगे देन दिस विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। द सेम लॉजिक इज एग्जिस्टिंग ऑल्सो देयर, ठीक है। तो अब आप फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि जो m और n होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडिंग वेव और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैवलिंग वेव? तो अगर किसी भी सर्टेन फील्ड का m और n आपको पता है तो आपको जस्ट कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वो क्या डिसाइड करेंगे, एग्जिस्टिंग या नॉन एग्जिस्टिंग और प्रोपगेटिंग और नॉन प्रोपगेटिंग। अगर मैं आपको बोल दूं कि T32 मोड है तो T32 मोड में मतलब m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2, तो m और n क्या डिसाइड करते हैं? एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग और प्रोपगेटिंग नॉन प्रोपगेटिंग। ये बताना आपको। बोलो। एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग। एंड व्हाट अबाउट बीटा बार? बीटा बार क्या बताता है?
बीटा बार एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग बताएगा या एग्जिस्टिंग का प्रोपगेशन नॉन प्रोपगेशन बताएगा? बोलिए। मोड का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। एक बार चलो इसको देखो, फिर आ जाएंगे इसके मैथमेटिक्स में। देखो ये फ्लो चार्ट कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो एक बार ये फ्लो चार्ट देखो। मोड में जब आप m और n लेते हैं, वेन एवर यू चूज m और n, तो ये क्या डिसाइड करते हैं? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग। इफ एग्जिस्टिंग मोड हैज बीन ऑब्टेन्ड विच मीन्स द स्टैंडिंग वेव्स हैज बीन नॉट डिसाइडेड। तो ये आपने बोल दिया कि ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स तो मिल गए, अब इन स्टैंडिंग वेव को आगे भेजेंगे कैसे, या इसको आगे ट्रैवल कैसे कराना है? दिस विल टोटली डिपेंड अपॉन दिस बीटा बार। इफ बीटा बार इज रियल, which means once you will multiply e to the power j omega t, it will take the format of a traveling wave and it will take this particular existing mode along the propagation axis or along the longitudinal axis or along the guided axis. और अगर ये बीटा बार आपका प्योरली इमेजिनरी आ गया, विच मीन्स इट विल नेवर टेक द फॉर्मेट ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, इट विल नेवर बी द फॉर्मेट ऑफ e टू द पावर j बाहर ओमेगा t माइनस बीटा z अंदर, इस तरीके का फॉर्मेट नहीं बनेगा, विच मीन्स यू कैन से देयर विल नॉट बी एनी ट्रैवलिंग वेव अलॉन्ग द गाइडेड एक्सिस और अलॉन्ग द z एक्सिस। तो ऐसे मोड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोपगेटिंग, दो दिस मोड इज एग्जिस्टिंग इन नेचर। ये वाला मोड फील्ड अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फील्ड लाइन जीरो नहीं है, फील्ड लाइंस आपके एग्जिस्ट कर रही है, प्रेजेंट है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पा रही है, सोर्स से डेस्टिनेशन आप उनको भेज नहीं पा रहे हो। ठीक है, समझ आ गया? चलो, तो ये बड़ा मुश्किल था समझाना, बट मेरे ख्याल से लॉजिकली आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे डिस्कशन का मतलब क्या हुआ। ठीक, तो हर एक चीज़ की अलग इंपॉर्टेंस है। व्हेन एवर यू टॉक अबाउट m and n, they gives you existence, non-existence. Furthermore, if you go on to the values of beta bar and somehow you can calculate the value of beta bar to be real, then you can say that that particular m and n or that particular TE32 TM32 might propagate along the z axis from source to destination. ठीक है, समझ आया कुछ कुछ? ठीक है, तो प्रोपगेशन ऑफ अ मोड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और ये पूरा का पूरा डिस्कशन अभी चल रहा है अपना। समझ गए? तो बोलो एक बार अगर समझ आ गया हो, फिर मैं आगे आपको समझाना शुरू करता हूँ। आया? चलो देखते हैं आगे। बीटा बार क्या होता है ये तो अब तक याद हो गया होगा आपको, है ना? ये आपका होता था फेज कांस्टेंट इन द डाइलेक्ट्रिक, this is phase constant in transverse direction, beta bar is in longitudinal direction. So I hope this you can remember, and the value of h comes out to be m pi by a whole square
प्लस एन पाई बाई बी होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में आपकी ईएम वेव एंटर करती है, वो ईएम वेव जब एंटर करती है वेवगाइड के अंदर, तो उसकी डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्ररी होती है या वो डाइलेक्ट्रिक में एंटर करती है। फिर उसके जब आप दो कंपोनेंट्स लेते हैं, वन कंपोनेंट बिकम्स बीटा बार along the guided axis, one component become h along the transverse direction। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, चले आगे। तो देखो इस पॉइंट को ज़रा अच्छे से, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से आपने बीटा बार का फॉर्मूला निकाला, दैट इट इज़ कमिंग आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एच स्क्वायर। इसको इधर लेके जा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि फॉर बीटा बार टू बी रियल, विच मीन्स फॉर एनी एग्जिस्टिंग मोड टू प्रोपागेट, योर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एच स्क्वायर हैज़ टू बी ग्रेटर दैन जीरो। इसको ग्रेटर दैन जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपको मिलेगी, ओमेगा विल बिकम एच बाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो ये कंडीशन आ जाती है ओमेगा। अब बताओ कि ज़रा ओमेगा क्या था यहाँ पे, विल एनीवन टेल मी व्हाट वाज ओमेगा? सो अगेन द ओमेगा बिकम्स, अब यहाँ से भी देखो बहुत लॉजिकल डिस्कशन होने वाला है। ओमेगा आपका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, एच देखो कहाँ से मिलेगा, एच यू विल गेट विद द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड गाइड पैरामीटर, म्यू एंड एप्सिलॉन विल बी द पैरामीटर्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विच इज प्रेजेंट इनसाइड। तो बड़ा ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, एच कहाँ से मिलेगा? जो भी आप वेवगाइड लेके आओगे, वेवगाइड के डायमेंशंस और जो उसके अंदर मोड आप प्रोपागेट कराना चाहते हो। सेकेंडली, ये जो आपको म्यू एप्सिलॉन मिलेगा, ये जो भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी वेवगाइड के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है वहाँ से ये मिल जाएगा। तो अब देखो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली ये हुआ कि जो भी ईएम वेव अंदर जाना चाहती है, अंदर एंटर करना चाहती है, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, दैट फ्रीक्वेंसी विल मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अब सारी की सारी जिम्मेदारी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ गई, दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ द सोर्स फ्रीक्वेंसी यू कैन मेक योर बीटा बार टू बी रियल, और यू कैन मेक योर एग्जिस्टिंग मोड टू बी प्रोपागेटिंग मोड। तो अगर आपके किसी भी एग्जिस्टिंग मोड को प्रोपागेटिंग बनाना है तो अल्टीमेटली आपको क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? यू शुड एडजस्ट द सोर्स फ्रीक्वेंसी, या जो भी आपने सप्लाई लगा रखी है उस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आप इस तरीके से एडजस्ट करिए कि वो फ्रीक्वेंसी h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन से ज़्यादा हो जाए। h आपके वेवगाइड के डायमेंशन से मिल जाएगा, म्यू एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक मीडियम से मिल जाएगा, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर आपने एडजस्ट कर ली इन सर्टेन मैनर, देन यू कैन मेक अ सर्टेन एग्जिस्टिंग मोड टू बी अ प्रोपागेटिंग मोड। क्या यहाँ तक की कहानी सबको समझ आ गई? इसके बाद नेक्स्ट हाफ पर डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ का डिस्कशन था। मैं समराइज कर देता हूँ मैंने अभी तक क्या क्या समझाया आपको आज की क्लास में। तो लेट अस समराइज ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। देखो, तो हम लोगों ने पहले फील्ड कैलकुलेशन करी, ये मेरे ख्याल से आप खुद करके लाए होंगे। सो ऑल द थिंग्स वुड हैव बीन मैचिंग, आपने ये जस्ट जज कर लिया। देन वी टॉक अबाउट द एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग मोड और द फील्ड पैटर्न्स दैट माइट एग्जिस्ट इनसाइड द वेवगाइड। सो हम लोगों ने यहाँ से TE00 को तो रखा, 0 को तो रूल आउट कर दिया, इसको तो रूल आउट कर दिया, इन दोनों को हम लोगों ने होल्ड कर लिया कि ये सारे के सारे एग्जिस्ट कर जाएंगे। फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हुआ, प्रोपगेशन ऑफ अ मोड। तो ये मैंने बहुत क्लैरिटी से आपको समझाया दैट अ सर्टेन मोड माइट बी इन एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग नेचर। मतलब या तो फील्ड पैटर्न ही सारे जीरो हो जाएंगे या नॉन जीरो होंगे। अगर तो फील्ड पैटर्न ही सारे जीरो हो गए तब तो बात ही खत्म हो गई, बट अगर फील्ड पैटर्न नॉन जीरो है तो भी कोई गारंटी नहीं कि वो प्रोपगेट कर जाएंगे। उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझाया कि असल में क्या होता है कि जब आप m और n की कोई वैल्यूज़ चूज़ करते हो और उसके लिए फील्ड पैटर्न एग्जिस्ट कर जाते हैं, इसका मतलब सिर्फ स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स आप इंश्योर करा पाते हैं, बिकॉज ओनली स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स आर द फंक्शन ऑफ m एंड n। तो ये स्टैंडिंग वेव आपका x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब वो स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो आपके एग्जिस्ट कर चुके हैं, ये मान लो y डायरेक्शन है ना, ये मान लो x डायरेक्शन है, तो ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो आपके y और x में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये पूरे के पूरे स्टैंडिंग वेव पैटर्न आपके ट्रैवल भी करें अलॉन्ग द z एक्सिस। तो अगर मैं कुछ ऐसा एक सिनेरियो आपको मान के समझाऊं, कुछ एक ऐसा एक सिनेरियो मैं आपको मान के समझाऊं कि ये ले लो z एक्सिस, ये ले लो x और इसके बाहर ले लो y, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा आपको बताऊं कि ये देखो x एक्सिस के लॉन्ग एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न, y एक्सिस के लॉन्ग एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न। अब ये पूरा का पूरा पैटर्न z एक्सिस में मूव करेगा या नहीं करेगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस बीटा बार। अगर ये बीटा बार किसी तरीके से रियल आ जाएगा तब आप बोल पाएंगे कि जो भी स्टैंडिंग वेव पैटर्न x और y में बन रहा है वो z एक्सिस में काफ़ी इजीली ट्रैवल कर पाएगा। वाई सो? बिकॉज once you will make it the function of time as well as space, it will be converted into the format of a traveling wave, that too along z axis, because beta bar is defined as the phase constant along the z axis। तो अल्टीमेटली जब हमने बीटा बार को रियल बनाया तो हमें पता चला कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमें कुछ ऐसी एडजस्ट करनी पड़ेगी दैट शुड बी ग्रेटर देन
दिस पर्टिकुलर मैथमेटिकल क्वांटिटी h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो अल्टीमेटली अब आपके पास दिमाग में देखो क्या लॉजिक होना चाहिए कि मेरे पास क्या होगा, देखो अल्टीमेटली आपके दिमाग में ऐसा एक डायग्राम अभी तक के लिए होना चाहिए, ठीक है, कि मेरे पास क्या होगा, एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न यहाँ पे होगा, ठीक, एक बाहर की तरफ निकलता हुआ स्टैंडिंग वेव पैटर्न होगा, तो वो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, जस्ट ऐसे लॉजिकली समझा रहा हूँ। यहाँ पे लगा होगा सोर्स, जिसकी वजह से EM वेव अंदर जारी होगी। अब अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपने h अपॉन 2 अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन से ज़्यादा रखी, तो यही मोड जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आगे की तरफ प्रोपगेट करता हुआ चला जाएगा। समझ आया ना सबको? तो इसी को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं सेकेंड हाफ में। तो आपको ना आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन समझ आएगा कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक। चलो यहाँ तक अगर समझ आ गया हो तो यहाँ तक बता दो, फिर हम लोग नेक्स्ट हाफ में आते हैं। ओके, ठीक। आ गया ना सबको समझ में? चलो, वेरी गुड। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.